हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद कुछ परिभाषाएं और देन हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो कितने प्रकार की होती है। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रकृति की रचना को यदि ध्यान से देखा जाए तो पाया जाएगा कि संपूर्ण रचना के पीछे एक व्यवस्था तथा गहन चिंतन है। व्यवस्था और गहन चिंतन। यदि देखिए हम लोग सोचते हैं कि जो प्रकृति ने रचना की है तो हमें मिलेगा कि भाई इसके पीछे एक व्यवस्था है और गहन चिंतन है। इसी व्यवस्था तथा गहन चिंतन का एक परिणाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। मनोवैज्ञानिक भाषा में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते या नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में भिन्न होता है। यदि आप दो सगे भाइयों को भी देखते हैं तो उनमें भी आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा, चाहे वो उनके रंग में हो, उनकी हाइट में, उनके वजन में, उनके बोलचाल में, उनके व्यवहार में, उनकी बुद्धि में। मतलब कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, उनके अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर पाएगी और इसी को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ तक कि जो शरीर के समान भाग, देखिए हमारे, यदि हम अपने खुद के भी देखें ना, हमारे शरीर के मान लो समान भाग हैं, वे भी हमें एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न मिलेंगे। जैसे हम लोग हाथ देखते हैं, यदि हम अपने दोनों हाथों को देखते हैं ना, उनकी क्षमता भी अलग अलग मिलेगी। जो राइट हैंड होता है उससे हम लोग ज़्यादा वेट उठा सकते हैं लेफ्ट हैंड के कंपेयर में। आगे देखते हैं, यह भिन्नता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, स्मृति हो, विचार करने की योग्यता। मतलब हमारे जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं हर एक में ये भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाई जाने वाली इन विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता या भेद कहा जाता है। आगे हम लोग इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। पहली डेफिनेशन है स्किनर की। स्किनर के अनुसार आजकल हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संपूर्ण व्यक्ति के किसी भी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करते हुए समझ सकते हैं। मान लो एक आदमी है, उसका कोई भी पहलू यदि हम लेते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, फिर उसकी यदि हम कंपैरिजन करते हैं किसी से भी, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता उसको कहा जाएगा। तो आजकल हम व्यक्तिगत विभिन्नता को संपूर्ण व्यक्ति के किसी भी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करते हुए समझते हैं। इसके बाद आगे है कार्टर वी गुड। इनके अनुसार क्या है, व्यक्तिगत भेद व्यक्तियों में होने वाली विभिन्नताओं से संबंधित है जो किसी एक या बहुत सारी विशेषताओं को बताता है। आगे है जेम्स ड्रेवर के अनुसार औसत व्यक्तियों के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्यों में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब औसत का मतलब क्या होता है, सेम। यदि हमारे पास 3 बंदे हैं और तीनों के पास कुछ पैसे हैं, यदि हम इन तीनों की एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में क्या करते हैं, हम तीनों को बराबर ही तो देते हैं। जब बराबर में भिन्नता आ जाती है तो उसी को व्यक्तिगत विभिन्नता हम कहते हैं। इसके बाद आगे है गैरिसन के अनुसार बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण संबंधित उद्दीपकों की विभिन्नता का परिणाम है।
जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण संबंधी जो उद्दीपक हैं उनकी विभिन्नता का ये परिणाम है। अब हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नेचर देखते हैं कि इनकी क्या प्रकृति होती है। पहली है विचलनशीलता, वेरिएबिलिटी। किसी लक्षण अथवा योग्यता का विकास सभी व्यक्तियों में समान नहीं होता, अपितु असमान रूप से होता है। यहाँ तक कि एक जैसे जुड़वा जो बच्चे हैं वे भी एक दूसरे से अलग होते हैं। अतः मानसिक एवं शारीरिक शक्तियाँ विचलनशील होती हैं। एक ही आयु के अलग अलग व्यक्तियों में इनका विकास भिन्न होता है। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है या जो पहला जो इसका नेचर है वो विचलनशीलता है, मतलब उसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है। यदि हम एक जैसे बच्चे भी देखते हैं तो उनके अंदर जो उनकी शारीरिक शक्तियाँ, मानसिक शक्तियाँ, उनमें भी डिफरेंस मिलेगा, वो एक जैसी नहीं मिलेगी। इसके बाद आगे है अभिवृद्धि तथा अधिगम की भिन्न गति। डिफरेंस होता है ग्रोथ पैटर्न एंड लर्निंग में। व्यक्तिगत भेद का आधार विकास सीखने में भिन्नता। तो यहाँ पर वह लगा लेना, जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका जो बेस है वो विकास और सीखने में जो अंतर होता है, विकास में भी डिफरेंस होता है। कोई बच्चा है उसका डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, किसी का कम स्पीड से होता है। फिर सीखने में भी कोई बच्चा ऐसा मिलेगा जो जल्दी सीख लेगा चीज़ों को, कोई देरी से सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति के जो विकास का क्रम है वो विभिन्न होता है तथा उसके सीखने की योग्यता, अवसर, इनमें भिन्नता पाई जाती है। किन्हीं व्यक्तियों में विकास की गति बहुत तेजी से होती है तथा वे अन्य की अपेक्षा जल्दी, फिर अब देखिए विकास जल्दी होगा तो परिपक्व, मैच्योर जल्दी हो जाएंगे। परंतु वातावरणीय तथा जैविक कारणों से कुछ व्यक्तियों में जो विकास की गति होती है वो धीमी होती है और फिर इससे क्या होता है, वे जो उनकी उम्र के जो बच्चे हैं उनकी तुलना में वे पीछे रह जाते हैं या वे उनसे छोटे होते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम एवं वातावरण के फलस्वरूप होती हैं। कोई दो व्यक्ति आपस में इसी कारण समान नहीं होते क्योंकि दोनों का वंशक्रम अलग होता है, वातावरण अलग होता है। वे सब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। इसके बाद आगे है जीवन का पक्ष। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन उसे नवीन कार्यों को सीखने से प्राप्त होता है। मतलब हर एक आदमी कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहता है और ये परिवर्तन नवीन कार्यों को सीखने से प्राप्त होता है। इस प्रकार से सीखना ही विकास बन जाता है। जब हम सीखते हैं तो हमारा खुद ब खुद विकास होता रहता है। बालक जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के जो पक्ष परिवर्तन, अधिगम, विकास, इनमें लगा रहता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो जीवन के जो अलग अलग पक्ष हैं उनमें परिवर्तन होता है, हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, हमारा विकास होता है, तो इन्हीं में हम लोग लगे रहते हैं। इनके द्वारा वह जो कुछ प्राप्त करता है वही अन्य लोगों से भिन्नता स्थापित करने में मदद करता है। मतलब जो चीज़ें सीखता है वही चीज़ें उसको औरों से अलग करती हैं। आगे है समानता में असमानता। बालकों में बुद्धि, मूल प्रवृत्तियाँ, आगे है समानता में असमानता। बालकों में बुद्धि, यहाँ पर मूल आएगा, मूल प्रवृत्तियाँ, सामाजिकरण, अधिकार एवं कर्तव्य,
स्वभाव में, इनमें तो स्वभाव में तो समानता होती है, परंतु इन इतना होते हुए बालकों में क्या है, विभिन्न प्रकार की असमानताएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, समानता में भी असमानता होती है। इसके बाद देखिए, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको हम लोग अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। दूसरा है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए, ये होता है खुद में। यदि हम खुद में ही देखें तो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस मिलेंगे, और ये होता है औरों में। जैसे हम दो अलग अलग व्यक्तियों की तुलना करते हैं, उनमें जो डिफरेंस मिलता है वो होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, और इंट्रा होता है खुद का। अब यदि हम लोग एक बच्चे को देख रहे हैं, अब बच्चा फिजिकली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यदि हम लोग उसका माइंड देखते हैं तो वो इतना सही से काम नहीं करता है। मतलब शारीरिक पक्ष उसका विकसित है, मानसिक पक्ष में पीछे है। इसका उल्टा भी हो सकता है। एक व्यक्ति देखिए, हाइट बहुत ज़्यादा है उसकी, और उसका वजन बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा ककड़ी सा है, हवा में उड़ जाएगा, तो वहाँ पर भी डिफरेंस मिल गया। या कोई मोटा आदमी है, हाइट उसकी बिल्कुल कम है। तो जब खुद के अंदर ही मतलब अलग अलग जो विशेषताएं हैं होती हैं, या जो क्षमताएं होती है, उनमें जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। और जब लोगों के अंदर कंपैरिजन करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता देखते हैं। दो या दो से अधिक प्राणियों के बीच शारीरिक या मानसिक शक्तियों एवं संरचना से संबंधित जो विभिन्नता पाई जाती है, उसको हम लोग अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा प्राणियों के बीच में शारीरिक मानसिक शक्तियाँ या उनकी जो संरचना है उससे संबंधित जो डिफरेंस पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। अब इसका उदाहरण है राम और श्याम। इनके शरीर की रचनाएं अलग अलग हैं, एक जैसे लंबा है, दूसरा ठिकना है, एक काला है, एक गोरा है। वे सामाजिकता, भाषा, तर्क और चिंतन आदि में भी एक दूसरे से भिन्न है या अलग है। तो उनके अंदर क्या है, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता है। आगे देखते हैं अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में भी भिन्न होता है। उसकी समस्त शारीरिक तथा मानसिक शक्तियाँ एक समान स्तर की नहीं होती। इन शक्तियों की विभिन्नता को आंतरिक या अंतः व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। एक व्यक्ति की स्मृति काफ़ी तेज है, किंतु उसकी तर्क शक्ति उतनी अच्छी नहीं है। यह चिंतनशील हो सकता है, परंतु सामाजिकता का अभाव हो सकता है, यहाँ पर वह आएगा। मतलब खुद के अंदर ही जब अलग अलग डिफरेंस मिलेंगे तो उनको हम कहेंगे अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। अब हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं के और प्रकार देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मतलब चार मेन पार्ट में या चार मुख्य भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो इनको देखते हैं। तो यहाँ पर पहला है योग्यता में विभिन्नता। तो योग्यता में विभिन्नता के आधार पर दो तरह के डिफरेंस हो सकते हैं। गामक योग्यता, जिसको हम मोटर एबिलिटी बोलते हैं। दूसरा है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। इसके बाद देखिए आगे है रुचि में विभिन्नता। मतलब अभिरुचि में भी डिफरेंस मिल सकता है हमें। अभिरुचि क्या होती है, हमारे अंदर कुछ ऐसी योग्यता क्षमता होती है बाय बर्थ, जन्म से ही। यदि उसको मतलब उस फील्ड में हमें प्रशिक्षण मिले तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, उस फील्ड के अंदर हम लोग महारत हासिल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मेरे अंदर क्रिकेट की अभिरुचि नहीं है। अब मुझे कोई कितनी ट्रेनिंग दे तो मैं क्रिकेट के अंदर अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अब मान लीजिए कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, इनके अंदर क्या है, अभिरुचि थी इनके अंदर क्रिकेट की, तभी तो
इस फील्ड में इतना अच्छा कर पाए हैं इनको ट्रेनिंग मिलने के बाद। तो हमारे अंदर जन्म से ही कुछ क्षमताएं होती हैं जिनको हम लोग अभिरुचि कहते हैं। इसके बाद आगे है योग्यता में विभिन्नता। अब योग्यता में विभिन्नता के अंदर हम लोग शारीरिक विभिन्नता, मानसिक, चारित्रिक, भावात्मक, अभिरुचि में विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, इन सब को देखेंगे। आगे देखते हैं इसकी फोर्थ कैटेगरी क्या है, उपलब्धि में विभिन्नता। तो यहाँ पर 4 मुख्य भागों में हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस को बांट सकते हैं और इन चारों के जो टाइप हैं या सब टाइप हैं आगे, इनको हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले है योग्यता में विभिन्नता। अब हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है चीज़ों को सीखने की या काम करने की। तो हर मनुष्य में योग्यताएं अलग अलग होती हैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को आसानी से कर लेते हैं, कुछ मुश्किल से करते हैं। अब योग्यता के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। तो 2 प्रकार की होती है, मैंने दोनों आपको अभी बताई थी। तो चलिए देखते हैं। पहली है गामक योग्यता, मतलब मोटर एबिलिटी। अब कोई व्यक्ति ऐसा जो जो फिजिकली जो काम होते हैं ना, हाथों से, पैरों से, इस तरह के काम बहुत आसानी से या बहुत जल्दी करता है, तो उसके अंदर क्या होती है, मोटर एबिलिटी होती है। प्रत्येक व्यक्ति में शरीर के अंगों को संचालित करने की जो योग्यता है वो अलग अलग होती है। अब कोई आदमी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई भाई किसी का मतलब मेंटली जो लेवल है वो अच्छा होता है, किसी का फिजिकली लेवल अच्छा होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की मांसपेशियों का विकास भिन्न भिन्न होता है। इस विकास को गामक क्रियाओं पर उल्लेख देखिए, ये जो विकास होता है ना, मांसपेशियों का विकास अलग अलग होता है सभी का, फिर गामक क्रियाओं के ऊपर यह असर डालता है। अब मांसपेशियों के विकास पर यह निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति के काम करने की जो शक्ति है और कुशलता वो कितनी है, ये हमारी मसल्स की जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कार्य करने की शक्ति तथा कुशलता ये गामक विकास पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मांसपेशियों को निश्चित प्रकार से संचालित करने की शक्ति अलग अलग होती है। इसके बाद देखिए मानसिक योग्यता। अब हर आदमी की मानसिक योग्यता अलग अलग होती है। अब मानसिक योग्यताओं की संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संपर्क निर्माण, स्मरण शक्ति, भाषा विकास, समस्या समाधान, इनमें बांटी जाती है। अब ये सारी की सारी हमारी मानसिक योग्यताएं होती हैं और हर बच्चे की या हर व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएं हैं ये अलग अलग होती हैं। अब कोई व्यक्ति समस्याओं को जल्दी सॉल्व कर लेगा, किसी की भाषा के ऊपर अच्छी कमांड होगी, भाषा विकास अच्छा हुआ, किसी के याददाश्त करने की जो शक्ति है, याददाश्त शक्ति अच्छी होगी, कोई चीज़ों को जल्दी भूल जाएगा, कोई भी प्रत्यक्षीकरण मतलब चीज़ों को देखकर जो है जल्दी ज्ञान ग्रहण करेगा। फिर कंसेप्ट फॉर्मेशन भी सभी की अलग अलग होती है, कोई चीज़ों को जल्दी सीखता है, कोई देरी से सीखता है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला है संवेदना व प्रत्यक्षीकरण। हर व्यक्ति संवेदना व प्रत्यक्षीकरण में विभिन्न होता है। कुछ व्यक्तियों की ज्ञानेंद्रियां दूसरे व्यक्तियों की तुलना में तेज होती हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्षीकरण में भी क्या है, भेद या अंतर पाया जाता है। आगे है संप्रत्यय निर्माण। संप्रत्यय एक प्रकार से ऐसे सामान्यीकृत विचार हैं जो किसी वस्तु या विचार से जुड़े होते हैं। वस्तुओं अथवा मनुष्यों को पहचान कर विभेदीकरण कर सकने की जो योग्यताएं हैं वो हर व्यक्ति में होती हैं। कुछ व्यक्तियों के संप्रत्यय ज़्यादा परिपक्व निश्चित होते हैं और कुछ में कम होते हैं। अब देखिए एक बच्चा है, जब वो इस दुनिया में आता है तो उसको हर चीज़ का तो पता नहीं होता, उसके कंसेप्ट बनते हैं। जब वो छोटा होता है कुत्ते को देखेगा तो घर में माँ बाप या उसके जो भाई बहन है वो बताएंगे ये कुत्ता है, तो उसके माइंड में कुत्ते का एक कंसेप्ट बन जाएगा, फिर बिल्ली का, फिर ऐसे ही
चीज़ों का बनता चला जाएगा। फिर बच्चा कई बार ऐसा भी हो सकता है, एक जैसे दिखने वाले जो चीज़ें हैं उनको बच्चा अलग बता सकता है। मतलब अलग-अलग चीज़ों को एक जैसा बता सकता है। मान लो उसने घर पे बिल्ली देखी है, अब टीवी में शेर देख लिया या शेर का बच्चा देख लिया, तो उसको भी कैट बोलेगा बच्चा, क्योंकि उसका कंसेप्ट बना हुआ है। फिर जब घर पे आप उसको बताएँगे कि ये बिल्ली नहीं है, ये शेर है, तो फिर उसके अंदर एक माइंड में एक नया कंसेप्ट और बनेगा कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ बिल्ली ही हो, ऐसा शेर भी हो सकता है। तो वो अपने माइंड में एक कंसेप्ट बना लेगा शेर का भी। इसके बाद आगे देखते हैं स्मरण शक्ति। मानसिक योग्यता का एक पहलू व्यक्ति के मस्तिष्क की चीज़ों, घटनाओं को याद रखने से संबंधित है। यह अधिगम को भी अपने में निहित किए हुए है। मतलब हमने एक चीज़ें सीखी है, मान लो याद किया है, कुछ सीखा है, तो वो भी हमारी मेमोरी के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। अब हमने चीज़ें सीख ली, अब टाइम पर वो याद ही ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो स्मरण शक्ति के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। कुछ व्यक्ति जल्दी सीख लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सीखने में समय लगता है। इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कुछ बालक भाषा प्रधान विषयों को सफलता से सीख लेते हैं, दूसरे अन्य बालक विज्ञान विषयों को सीखने में अधिक समय या अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए अलग-अलग बच्चे होते हैं, कोई किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, कोई देरी से सीखता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक बालक में सीखने के अपने-अपने ढंग होते हैं। कुछ बालक सूक्ष्म ज्ञान को आसानी से समझ लेते हैं, तो दूसरे सरल विचारों को ही समझ पाते हैं। मतलब कोई कुछ बच्चे तो मुश्किल चीज़ भी सीख लेंगे, कुछ आसान भी नहीं सीख पाएँगे, या आसान जो है सीखेंगे। तो हर एक के अंदर अलग-अलग जो है वो डिफरेंसेस होते हैं। आगे है भाषा विकास। भाषा संप्रेषण का एक साधन है, जिसमें भाषण की वृद्धि, शब्दावली की पकड़, उत्तर देना, दूसरों के साथ वार्तालाप करना, ये सारी चीज़ें भाषण या भाषा के अंदर सम्मिलित हैं। कुछ व्यक्तियों का संप्रेषण कौशल अधिक अच्छा होता है, तो कुछ व्यक्तियों का कुछ कम होता है, दूसरों से अधिक विकसित भी मिल सकते हैं। तो कुछ व्यक्ति जो है शब्दों का प्रयोग करने में समय लगता है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि हमें अलग-अलग व्यक्ति मिलेंगे, किसी का भाषा विकास जो है जल्दी हो जाता है, किसी का देरी से होता है। तो कुछ व्यक्ति शब्दों का प्रयोग करने में समय लगता है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जो शब्दों की हेरा-फेर करने में और आगे-पीछे करने में भी समय नहीं लगाते। कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, हमने खड़े-खड़े ही कविता बना देंगे या खड़े-खड़े एट ए टाइम ही गाना बना देंगे। तो उनका भाषा विकास जो है वो सबका अलग-अलग होता है। आगे देखिए समस्या समाधान। हम सभी समस्याओं का सामना करते हैं। हम उन्हें जितनी जल्दी संभव हो सके हल करने की कोशिश करते हैं। परंतु कुछ व्यक्तियों का मस्तिष्क उन्हें जल्दी हल कर देता है, और क्योंकि सोचने, विचारने और तर्क करने की शक्ति ज़्यादा होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को सोल्व करने में टाइम लेते हैं। तो देखिए ये पहली कैटेगरी के अंदर हमने सारी सॉरी दूसरी कट तो देखिए ये हमने पहली कैटेगरी पढ़ी है। पहली के अंदर हमने एक पढ़ा था, फिर उसके टाइप पढ़े थे। अभी हमारी दूसरी कैटेगरी है अभिरुचि में विभिन्नता। तो इसके अंदर क्या है, अभिरुचि को लेकर कुछ व्यक्तियों में विविध प्रकार की समानता, असमानता, एकरूपता, तथा भेद देखने को मिलते हैं। साधारण अर्थों में अभिरुचि से तात्पर्य, देखिए मैंने आपको बताया था बौद्धिक योग्यता के अतिरिक्त एक विशिष्ट योग्यता होती है, जो विशिष्ट क्षेत्र में वांछनित रूप से स्तर से निपुणता। देखिए हमारे अंदर बाय बर्थ कुछ योग्यता होती है, यदि हम उस फील्ड में हमें काम करने का मौका मिले या हमें प्रशिक्षण दिया जाए, तो हम उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये होती है अभिरुचि। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ा है।
देखिए यहाँ पर इस तरह अभिरुचि से तात्पर्य व्यक्ति की उन वर्तमान योग्यता और क्षमताओं से होता है जिनके सहारे हम कह सकते हैं कि वह किस क्षेत्र में अवसर या प्रशिक्षण मिलने पर वांछित सफलता हासिल कर सकेगा। कौन किस प्रकार की अभिरुचि रखता है यह व्यक्तिगत बात है और इस दृष्टि से व्यक्तियों में अभिरुचियों को लेकर बहुत विविधताएं तथा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अभिरुचि परीक्षण को अगर हम किसी भी जनसंख्या के लिए प्रयुक्त करें तो मालूम होगा कि किसी बालक या व्यक्ति में लिपिक बनने की अभिरुचि है, किसी में संगीत की, किसी में कला की, किसी में व्यवसाय की। मतलब यदि हम लोग परीक्षण करते हैं तो हमें इस दुनिया के अंदर अलग अलग अभिरुचि वाले व्यक्ति मिलेंगे। अब कोई विज्ञान या मैकेनिकल विषयों की शिक्षा में अधिक रुचि रखता है, ऐसा भी मिल सकता है कि हमें बहुत सारे लोगों में कुछ कॉमन अभिरुचियां मिले। देखिए, तो किसी का झुकाव इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान के प्रति है। इस तरह व्यक्तियों में पाई जाने वाली अनेक विभिन्नताओं या भेदों का एक प्रमुख चर या फैक्टर उनमें पाई जाने वाली जो विभिन्न अभिरुचियां हो सकती हैं वे एक दूसरे से इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि अभिरुचियां हर एक के अंदर अलग अलग होती हैं। अब कुछ लोगों में कॉमन भी मिल सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है वो नेट की तैयारी कर रहा है, मान ले, तो नेट के अंदर जितने सब्जेक्ट आएंगे तो मजबूरी है सभी को पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर, या जो भी सिलेबस होगा तो उस सिलेबस से रिलेटेड सभी को जो है वो अपनी रुचि बनानी पड़ेगी। तो कुछ अभिरुचियां सभी में कॉमन भी मिल सकती हैं। व्यक्तित्व में विभिन्नता, अब हर एक आदमी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। व्यक्तित्व में कई तरह की विभिन्नताएं रहती हैं। व्यक्तित्व में विभिन्नता के आधार पर व्यक्तित्व में जो डिफरेंस है उसके आधार पर अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग जो है वो विश्लेषण किया है और इसके बारे में बताया है कि भाई कैसी कैसी पर्सनैलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए स्प्रेंजर ने व्यक्तियों का जो विश्लेषण किया है वो 6 किस्मों में किया है। मतलब पर्सनैलिटी में 6 तरह की पर्सनैलिटी पाई जा सकती है इनके हिसाब से। सैद्धांतिक, सौंदर्यबोध, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। इसके बाद देखिए जुंग है या जंग कह लो इसको। तो जंग के ने इन्होंने 3 तरह की बताई है पर्सनैलिटी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ट्रोटर ने 2 कैटेगरी बताई हैं, स्थिर मन वाले होते हैं या चंचल मन वाले। आगे देखिए व्यक्तित्व के तत्वों को हम शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, भावनात्मक व अभिवृत्ति के रूप में जान सकते हैं। जो व्यक्तित्व है उसके जो तत्व होते हैं उनको हम लोग शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, भावात्मक व अभिरुचि के रूप में जान सकते हैं। अब हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है शारीरिक। सर्वप्रथम तो शारीरिक क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अब देखिए स्त्री व पुरुष शारीरिक संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये यहाँ पर स्त्री आएगा। स्त्री और पुरुषों में लंबाई, रंग, बनावट, रूप, इन सब में क्या है विभिन्नता पाई जाती है। इन शारीरिक विभिन्नताओं का व्यक्ति के व्यवहार और स्वभाव इनके ऊपर क्या है असर पड़ता है। अब देखिए यदि कोई आदमी बोना है जिसकी हाइट कम है तो उसका मानसिक जो लेवल होगा वो थोड़ा सा वो अपने आप को हीन समझेगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो उसका जो व्यवहार होगा वो थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको एक नॉर्मल आदमी की तुलना में। अनेक अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं वे कार्य सुगमता से कर सकती हैं
जिनमें लगन, धैर्य, भाषा की आवश्यकता हो। फिर पुरुष उन काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं जिनमें शक्ति, तर्क, समस्या समाधान की आवश्यकता हो। तो ये भी क्या है, डिफरेंस के कारण ही है। लिंग भेद के अलावा समलिंगी व्यक्तियों में भी लंबाई, मोटाई, रंग रूप आदि से संबंधित विभिन्नता पाई जाती है। ये विभिन्नताएं भी हमारे व्यक्तित्व को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती हैं। आगे देखते हैं मानसिक। प्राणी मानसिक योग्यताओं के क्षेत्र में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब प्रत्येक प्राणी के बौद्धिक स्तर अलग अलग होते हैं। बुद्धि के अतिरिक्त मानसिक क्षमताएं भी हर एक प्राणी में अलग अलग होती हैं। बौद्धिक योग्यताओं का प्राणी की उपलब्धि, व्यवहार, विचारों, इनके ऊपर क्या है, प्रभाव पड़ता है। अत्यंत निम्न बुद्धि का जो व्यक्ति होगा वो उचित या मनोचित व्यवहार नहीं करेगा, जबकि एक उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो समाज के लिए वरदान सिद्ध होता है या होंगे। आगे देखिए, मानसिक विभिन्नताओं का सबसे अच्छा उदाहरण सामान्य, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली बालक प्रस्तुत करते हैं। इन सभी तीन वर्गों के बालकों की बुद्धि लब्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। जहाँ सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि जो इनका आईक्यू होता है वो 90 से 110 होता है, वहीं मंदबुद्धि का 90 से नीचे और प्रतिभा का 110 से ऊपर। तो देखिए 90 से 110 ये तो होगा नॉर्मल। अब इससे कम होगा या इससे 110 से ज़्यादा। इससे कम यहाँ पर मंदबुद्धि और यहाँ पर आ जाएगी प्रतिभाशाली बुद्धि या बालक। आगे देखिए चारित्रिक जिसको हम मोरल करैक्टर बोलते हैं। व्यक्तियों के चारित्रिक स्तर पर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ बालक झूठ बोलना ठीक नहीं समझते, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े उत्साह से बोलते हैं। कुछ बच्चे चोरी, मारपीट तथा अन्य अनैतिक कार्य करते हैं। तो कुछ बालकों में इस तरह के जो चारित्रिक दुर्गुण हैं नहीं होते। ये चारित्रिक भिन्नताएं हर एक व्यक्ति के अंदर या हर एक व्यक्ति में पाई जाती हैं। इसके बाद आगे है भावनात्मक। संवेगात्मक दृष्टि से व्यक्तियों की भिन्नता को सहज ही जाना जा सकता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति उदार हृदय, कठोर हृदय या कुछ खिन्चित या कुछ प्रसन्नचित होते हैं। मतलब हमारा जो इमोशन है, इमोशन हमारे अंदर कैसे हैं, उनके कारण ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम लोग किसी व्यक्ति से मतलब प्यार से बात करेंगे, गुस्से से करेंगे, मतलब कैसा हमारा व्यवहार होगा। उनकी संवेगात्मक विभिन्नताओं का मापन करने के लिए संवेगात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया है। आगे है अभिवृद्धि। अभिवृत्ति। अभिवृत्ति से तात्पर्य है एक सामान्य संवृत्ति जो एक समूह या संस्था के प्रति होती है। व्यक्ति के विभिन्न संस्था या समूह के संबंध में कुछ रुझान होते हैं। कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति है शिक्षा या समाज के नियमों का अच्छा समझते हैं, कुछ लोग बुरा समझते हैं। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति बुद्धि के स्तर पर निर्भर नहीं है, यह घर के वातावरण पर निर्भर करती है। यदि माता पिता के शिक्षा की ओर झुकाव अच्छे हैं, उचित है, तो बच्चों के भी इसी तरह से होंगे। भारत में ग्राम निवासी शिक्षा की ओर उदासीन रहते हैं, यह उनकी अशिक्षा का ही कारण है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि भाई हमारा चीज़ों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। बालकों के अधिकारियों के प्रति अभिवर्तियाँ भिन्नता लिए होते हैं। यह अभिवृत्ति बाल्यकाल से ही बालक सीख लेता है। अधिकारियों के प्रति अभिवृत्ति में अंतर घर के वातावरण के कारण भी हो सकता है। एक अच्छा शिक्षक उचित प्रकार से अभिवृत्ति को बालकों में विकसित कर सकता है।
तो देखिए यहाँ पर F आएगा, क्योंकि जो व्यक्तित्व में भिन्नता है उसके हमने 6 टाइप देखे थे। शारीरिक भिन्नता, मानसिक विभिन्नता, चारित्रिक, भावात्मक, अभिवृत्ति। तो इसके बाद आएगा सामाजिक विभिन्नता। कुछ बालक डरपोक होते हैं तो कुछ मिलनसार। पारिवारिक वातावरण एवं अनुभव सामाजिक विभिन्नता को जन्म देते हैं। मतलब परिवार है बच्चे का, उसमें कैसा माहौल है, कैसे उसको अनुभव मिले हैं, ये सामाजिक विभिन्नता इन्हीं के कारण होती है। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है वो भी सामाजिक विभिन्नता को जन्म देता है। अब जंग ने इसी आधार पर व्यक्तित्व को अंतर्मुखी व बहिर्मुखी क्षेत्रों में बांटा है। इसके बाद देखिए ये हमारा लास्ट टाइप है, उपलब्धि में भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सब कुछ करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, चाहे वह किसी विषय का अध्ययन क्षेत्र हो, किसी व्यवसाय या नौकरी में आगे बढ़ने की बात, या कोई विशेष रुचि, सामाजिक कार्यों में सफलता अर्जित करने की बात। तो इन सब में क्या है, व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। विषय क्षेत्र कोई भी क्यों न हो, सभी अपनी उपलब्धियों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु सबकी उपलब्धियों का स्तर एक जैसा नहीं होता, उनमें बहुत अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति किस क्षेत्र में कहाँ तक कितनी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, यह उसकी क्षेत्र विशेष में रुचि, अभिप्रेरणा, शक्ति व सामर्थ्य एवं अपेक्षित योग्यताएं, प्रशिक्षण व सीखने के स्तर, परिस्थितियों, इन सब पर निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण से यहाँ कोई खेलकूद, नृत्य, अभिनय, कला, संगीत, साहित्य, वैज्ञानिक अनुसंधान, ऐतिहासिक खोज, विषयों के ज्ञान तथा विशिष्ट कौशलों के अर्जन इत्यादि को लेकर विद्यालय स्तर तक ही नाम कमा पाता है। मतलब कोई तो इस दृष्टि से खाली स्कूल लेवल तक ही नाम कमाएगा, कोई जिले स्तर पर, प्रांत स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा लेता है। कोई अपनी उपलब्धि से जीवन में सफलता के शिखर पर विराजमान हो जाता है, तो कोई असफलता की वजह से सामान्य जीवन उसका भी दूभर हो जाता है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, फिर इसके 2 मेजर टाइप देखे, जैसे इंट्रा और इंटर। इसके बाद हमने इसके 4 टाइप देखे कि भाई योग्यता में विभिन्नता होती है, अभिरुचि में होती है, व्यक्तित्व में होती है और उपलब्धि में होती है। फिर व्यक्तित्व के अंदर हमने शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, भावात्मक, अभिरुचि, इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट जरूर डालिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।